को एआई अवेयरनेस जरूरी है, अंडरस्टैंडिंग कि उसके एरिया में एआई कैसे यूज हो रहा है थ्रू। बहुत लोग हैं जो कि अभी 18 के हैं, कॉलेज में हैं, उनको लगता है यार जीसीसी ही सही जगह लग रही है जाने के। क्या करें, क्या पढ़ाई करें, कैसे पहुंचें। टी शेप स्किल का जमाना है ना, कि एक आपका जैसे टीम में होता है, एक कोर डोमेन एरिया होगा, आपका फाइनेंस हो गया, आपका एचआर हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया, एंड देन द टी मींस दैट यू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ मल्टीपल अदर एरियाज। एम्प्लॉयर्स हु आर स्पेंडिंग मनी एक्चुअली, तो वो सबसे ज्यादा किस पे स्पेंड कर रहे हैं? स्किल्स पे, या फिर टैलेंट स्केर्सिटी पे, या फिर दे आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग? किस चीज पे उनका स्पेंड सबसे ज्यादा हो रहा है? इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है। यूएस में एवरेज सैलरी इंक्रीज तो 3 से 4% है, यूरोप में भी 4 से 5% है, इंडिया में 10% क्यों है? पैसा पॉलिसी और आप पे वी हैव टुडे अनुराग मलिक विद अस। अनुराग सर, इट इज़ अ प्लेजर टू हैव यू हियर, एंड फॉर द ऑडियंस आप हमें बता सकते हैं कि अब तक आपका एक बहुत खास रिपोर्ट हमारे पास आई है जो आपने हमारे साथ शेयर करी है, एंड जो इनसाइट्स मुझे मिली हैं उसके साथ मैं मतलब आई एम रियली आई रियली वांट टू टॉक टू यू अबाउट दैट, बट बिफोर दैट आप एक बार बता सकते हैं कि आप अब तक की आपकी जर्नी कैसी रही है विद ईवाई, with all the professional career that you've seen? What changes have you seen in the Indian market, or especially in the perspective of ये जो report आपने prepare की है, and a little about yourself, क्या पसंद है आपको, your hobbies, anything? थैंक यू ध्रुव, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर, एंड थैंक यू रेड एफएम। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। मुझे 25 साल का एक्सपीरियंस है अब। मैं बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था। मैं आगरा से हूँ, एक बिजनेस फैमिली से। तो हम लोग का लेदर का काम था, आगरा में अच्छा। जूते बनाते थे। तो मेरे पेरेंट्स ने इनकरेज किया कि आप प्रोफेशनल एजुकेशन लेके आइए, काम तो लेदर में ही करना है। तो मैं पुणे गया, मैंने वहाँ पॉलीमर इंजीनियरिंग की। आइडिया था कि आके अपना मैन्युफैक्चरिंग का काम बढ़ाऊंगा। लेकिन उस एज में जो होता है, आप अलग अलग अपॉर्चुनिटीज इवेलुएट करते रहते हैं। एक बार मैं पुणे गया तो मुझे लगा क्यों ना मैं एमबीए करूं। हम्म। वहाँ पे उस टाइम एमबीए बहुत ज़्यादा हॉट था एज अ करियर अच्छा। अपॉर्चुनिटी। तो मैंने अप्लाई किया, मेरा एक्सएलआरआई में सिलेक्शन हो गया, और मैंने एचआर में स्पेशलाइजेशन किया। 1998 में पास आउट किया वहाँ से। तो 1998 से अब 26 साल हो गए हैं काम करते हुए। मैंने स्टार्ट किया था एचआर डिपार्टमेंट में। मैंने एशियन पेंट्स के साथ स्टार्ट किया था, उनके साथ 3 साल कॉर्पोरेट एचआर में काम किया, बहुत एंजॉय किया। एशियन पेंट्स इज अ फिनोमिनल कंपनी टू स्टार्ट योर करियर विद। बट उस टाइम हमारे कंसल्टेंट होते थे ईवाई, एंड मुझे कंसल्टिंग एज अ प्रोफेशन अच्छा लगने लगा। मैंने देखा कि कंसल्टेंट क्या करता है, किस तरह आके क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझता है, एनालाइज करता है, सॉल्यूशंस देता है। तो मैंने 2001 में ईवाई ज्वाइन कर ली, हम्म। और आज 23-24 साल हो गए हैं मैं एचआर कंसल्टिंग या पीपल कंसल्टिंग में काम कर रहा हूँ ईवाई में। एंड हाउ हैज बीन योर एक्सपीरियंस? आपने कितने तरह के लोगों को देखा होगा, प्रोफेशनल्स को, आई मीन पीपल एक्सेलिंग इन देयर जॉब्स। व्हाट हैज बीन योर मोस्ट फेवरेट मोमेंट इन द पास्ट 26 इयर्स ऑफ योर करियर? सबसे खास मोमेंट कौन सा रहा आपका जब आपको लगा कि यार आई एम डूइंग अ वर्क व्हिच इज वर्थ डूइंग? अ, उम, सबसे खास मोमेंट मेरे को लगा था, हमारा एक सॉल्यूशन है इज़ अराउंड स्किलिंग, अच्छा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किलिंग। ओके। तो हम लोगों ने 8-9 साल हो गए इस बात को। हम लोगों ने देखा कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किलिंग इंडिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हम लोग सब जानते हैं कि अ, इंडिया में डेमोग्राफिक एडवांटेज है, हमारे यंगस्टर्स प्रोफेशन में आ रहे हैं, इंजीनियर्स, ग्रेजुएट्स। लेकिन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, उनको एम्प्लॉयमेंट कई बार मिलना में प्रॉब्लम होती है। करेक्ट। हर किसी को एम्प्लॉयमेंट मिलने में ऑब्वियसली। प्रॉब्लम होती है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम्स इतने इवॉल्व नहीं हुए हैं इन लाइन विद इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट। तो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एम्प्लॉयबिलिटी प्रोजेक्ट्स किए। गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं ऑन ड्राइविंग एम्प्लॉयबिलिटी। सो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, पीएमकेवीवाई, और उन स्किल्स में, उन प्रोग्राम्स में हमारा काम था टू रीच आउट टू people across the country, different trades, giving them employability skills so that they can improve their livelihood, get into better jobs. So the pleasure, the comfort, the happiness that I personally got from some of those projects, impacting thousands and lakhs of lives across the country, was unparalleled. एंड
thousands and lakhs across the country are also looking at the report जो आपने बनाई है. मैं आपसे सवाल पूछना शुरू करता हूँ सर. हाँ जी. आप जितनी हमें अच्छे से एक्सप्लेन कर सकें, क्योंकि हमें क्या है कि हम लोग वी आर अ लिटिल लो ऑन द लैंग्वेज एंड हमें हमारी वोकैबुलरी उस तरह की नहीं है जिस तरह की आप मैं समझ गया. रोजमर्रा यूज करते हैं. बिल्कुल. प्लीज एक्सप्लेन टू अस ऑल द टर्म्स दैट यू हैव राइट. रिटन अबाउट इट. राइट. ठीक है. मेरा पहला सवाल, 2025 में किस सेक्टर की सैलरी सबसे तेज दौड़ रही है 2025 में? कौन सा सेक्टर है जो कि सैलरी के मामले में मतलब इट इज क्रॉसिंग लीप्स एंड बाउंड? इज इट द एफएस, इज इट द जीसीसीज, इज इट द ई कॉमर्स? और अगर जिसके साथ भी ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? एंड प्लीज ऑल्सो एक्सप्लेन अस कि जीसीसीज, एफएस, ई कॉमर्स भी नो, बट ये सब क्या है? आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं ध्रुव. टॉप सैलरी इंक्रीजेस जो 3 सेक्टर हैं वो हैं फाइनेंशियल सर्विसेज, जीसीसीज एंड ई कॉमर्स. ठीक है. मेन कारण 2 ही हैं अगर आप इन तीनों सेक्टर्स को देखें. एक, बिजनेस ग्रोथ हैज़ बीन वेरी रोबस्ट इन तीनों सेक्टर में. कंसिस्टेंटली ऑर्गेनाइजेशंस बहुत अच्छा बिजनेस ग्रोथ दिखा रही हैं. ठीक है. हालांकि स्किल डिमांड इन सेक्टर्स में काफ़ी है. स्किल स्कैर्सिटी जो हम बोलते हैं ना, वॉर फॉर स्किल्स, कंपनीज ट्राइंग टू गेट द बेस्ट पॉसिबल टैलेंट, वो भी इन तीनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा है. तो वो 3 मेन कारण हैं. आपकी बात ठीक है. लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन दी सेक्टर्स अ लिटिल मोर इन डिटेल. एफएस, जीसीसीज, ई Absolutely. कॉमर्स. एफएस तो आई एम श्योर सब समझते हैं. एफएस इज Financial बैंकिंग, services. फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज. ठीक. So this is a well-known sector. GCCs is actually now becoming a new sector. What are GCCs? GCCs जो हैं multinational companies, US-based companies, Europe-based companies, over the last 10-15 years, इन कंपनियों ने रियलाइज किया है कि काफ़ी सारी इनकी प्रोसेसेस जिसमें पर्सनल टच नहीं चाहिए होता. HR प्रोसेस, फाइनेंस प्रोसेस, IT प्रोसेस, इनवॉइसिंग, इवन सम न्यू टेक्नोलॉजी एरियाज, लोकेशन मैटर नहीं करता कि वो प्रोसेस कहाँ से एग्जीक्यूट हो रही हैं. तो इन कंपनियों ने हज़ारों में इंडिया में सेंटर्स सेटअप किए हैं. एंड इन सेंटर्स को GCCs, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स कहते हैं. Okay. जहाँ पे ये कंपनी अपनी पूरी प्रोसेस रन करती है. फाइनेंस एज अ प्रोसेस, टेक्नोलॉजी एज प्रोसेसेस. अब क्या हुआ है कि इन कंपनियों को दिखाई दे रहा है कि इंडिया में एक तो कॉस्ट एडवांटेज है. कॉस्ट ऑफ सेम प्रोसेस एम्प्लॉइंग सेम टाइप ऑफ लोग वर्सेस यूएस वर्सेस इंडिया बहुत डिफरेंस है. तो कॉस्ट एडवांटेज दिखती है. दूसरा, इनको इंडिया की टैलेंट एडवांटेज भी समझ में आ गई है कि कोई भी एरिया, मैं ट्रेडिशनल एरियाज की बात कर रहा था, HR, फाइनेंस, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, बट न्यू इमर्जिंग टैलेंट भी इन कंपनीज को देखना होता है. AI में टैलेंट, डेटा साइंटिस्ट, साइबर में टैलेंट. इंडिया इज अ टैलेंट इंटेंसिव मार्केट. तो बोथ कॉस्ट एंड टैलेंट अवेलेबिलिटी आर बिकमिंग 2 रीजंस फॉर ये कंपनियां सेटअप कर रही हैं. एंड GCCs, मैं यंगस्टर्स को हमेशा बोलता हूँ कि आप किसी भी डोमेन से हैं, आप फाइनेंस के हैं, आप लॉजिस्टिक्स में काम करते हैं, आप टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, आप HR में काम करते हैं, GCCs प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज टू मोस्ट डोमेन्स. तो आप देखिए, आप इस सेक्टर को स्टडी करिए, देखिए, लुक एट जॉब अपॉर्चुनिटीज. लास्ट वन, ई कॉमर्स, सिंस आई मेंशन्ड उसके बारे में. ई कॉमर्स तो सिंपल है. बेसिकली इट इज अ सेक्टर दैट enables buying and selling of goods online. And online could be technology platforms, it could be websites, it could be apps. E-commerce matlab it's a new way of doing commerce matlab business. So e-commerce as expected is the third sector driving. फाइनेंशियल सर्विसेज, GCCs और ई-कॉमर्स में 10.5% सैलरी, एवरेज सैलरी ग्रोथ दिख रहा है हमको, विच इज ऑन द हाईएस्ट साइड. सो क्लियरली प्रोफेशनल्स इन सेक्टर में जो हैं और जो ज्वाइन कर रहे हैं, they are at an advantage. Other sectors, some of the more traditional sectors, manufacturing, real estate, engineering and construction, average numbers about 9.5% to 9%. तो रेंज सैलरी, एवरेज सैलरी इंक्रीजेस का इंडिया में ओवरऑल 9 से 10.5% हमको दिख रहा है हमारी फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट. IT सेक्टर का ग्राफ नीचे जा रहा है. Is it because of the automation or there is some other reason? आप ठीक कह रहे हैं ध्रुव. हम लोग ये फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट काफ़ी साल से हम लोग पब्लिश कर रहे हैं. अगर पिछले 3 साल भी देखें
तो हर साल एवरेज सैलरी इंक्रीज इन आईटी थोड़ा नीचे 0.2-0.3% एज एन एवरेज नीचे जा रहा है। क्योंकि देखिए मेरा सवाल क्यों है ये, हाँ, ऑटोमेशन में आईटी चाहिए, एआई में आईटी चाहिए, साइबर सिक्योरिटी में आईटी चाहिए, जितनी भी आपने बात करे, every space, every sector, every company requires some IT professional or their capabilities. Every industry requires it. तो ये अब इसके बावजूद सैलरी ग्राफ नीचे क्यों जा रहा है? आप ठीक कह रहे हैं, आईटी इज ऑल परवेसिव नाउ, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि आईटी एज अ सेक्टर ना बहुत एक्सपोर्ट डिपेंडेंट है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। तो लास्ट फ्यू इयर्स एज द ग्लोबल इकोनॉमी थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट हुआ है। अच्छा। अब लॉट ऑफ द आईटी सेक्टर सपोर्ट्स लार्ज कंपनीज इन यूएस। यूएस में आईटी स्पेंडिंग, यूएस यूरोप में आईटी स्पेंडिंग कम हुई है, बजट्स, आईटी बजट्स कम हुए हैं, उसका उसका इम्पैक्ट हुआ है। बट अभी भी जैसे आप बोल रहे हैं, आईटी एज अ सेक्टर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड मच्योर सेक्टर फॉर इंडिया। तो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं। इस सेक्टर में इनोवेशन बहुत हो रहा है। ये सेक्टर क्लियरली वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर्स है, एंड नॉट ओनली ग्लोबली, अब इंडिया में भी कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। गवर्नमेंट के डिजिटाइजेशन इनिशिएटिव्स इतने हैं, डोमेस्टिक कंपनीज टेक्नोलॉजी में काम कर रही हैं। सो यस, देयर हैज बीन सम स्लो डाउन, but we still stay bullish on the long term prospects of IT as a sector. सर आपके हिसाब से ये 10% हाइक ये सस्टेनेबल है या फिर एक तरह का बबल क्रिएट हो रहा है? एंड अनदर क्वेश्चन दैट आई वांट टू आस्क इन दिस कि एम्प्लॉयर्स जो कि आई मीन हु आर स्पेंडिंग मनी एक्चुअली, तो वो सबसे ज़्यादा किस पे स्पेंड कर रहे हैं? स्किल्स पे, या फिर टैलेंट स्केर्सिटी पे, या फिर दे आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग? किस चीज़ पे उनका स्पेंड सबसे ज़्यादा हो रहा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ध्रुव। हमारे जो ग्लोबल क्लाइंट्स हैं, हम लोग जब यूएस कंपनीज के साथ, यूरोपियन कंपनीज के साथ काम करते हैं, वो लोग भी हमसे ये पूछते हैं कि यूएस में एवरेज सैलरी इंक्रीज तो 4% 5% है, 3 से 4% है, यूरोप में भी 4 से 5% है, इंडिया में 10% क्यों है? मैं ये नहीं कहूँगा ये बबल है, डेफिनेटली बबल नहीं है। सी, इसके कंट्रीब्यूटर्स हैं कि इंडियन इकोनॉमी ग्रो कर रही है, और ग्रोथ, व्हेन इकोनॉमी इज ग्रोइंग लाइक दिस, ऑब्वियसली डिमांड फॉर स्किल्स, डिमांड फॉर प्रोफेशनल्स इज ग्रोइंग, जिसके वजह से सैलरी ज़्यादा होती हैं। नंबर टू, रियल वेजेस इंडिया में अभी भी कम है। सो अगर आप कॉस्ट पैरिटी लगाएं, रियल वेज ऑफ अ स्किल इन इंडिया वर्सेस यूरोप और एनी पार्ट ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड अभी भी कम है। तो इंक्रीज की अपॉर्चुनिटी इंडिया में डेफिनेटली ज़्यादा है, विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द इंक्रीज। एंड तीसरा, जो हम लोग पहले भी बात कर रहे थे कि इन स्पाइट ऑफ इंडिया हैविंग नो डर्थ ऑफ यूथ, आई वोंट से एम्प्लॉयबल यूथ, स्किल स्कैरिसिटी अभी भी है। आप किसी भी एरिया में, किसी भी सेक्टर में, किसी भी डोमेन में देखें, द नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल आर लोअर देन द डिमांड दैट एग्जिस्ट। तो ऑब्वियसली उनका डिमांड, उनकी सैलरी एक्सपेक्टेशंस आर ड्राइविंग दैट। तो मुझे लगता नहीं बबल है, थोड़ा डिक्रीज तो होगा, जो हमारी फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट में भी दिख रहा है, बट आई थिंक इट इज सस्टेनेबल, दिस काइंड ऑफ सैलरी इज सस्टेनेबल। लेकिन एक चेंज हमको दिख रहा है कि ये जो इंक्रीजेज हैं, ये फिक्स सैलरी में नहीं होंगी। जो 10% इंक्रीज की हम एवरेज बात कर रहे हैं, हम क्लियरली एक ट्रेंड देख रहे हैं कि फिक्स सैलरी इंक्रीज रिलेटिवली कम होता जाएगा, और परफॉर्मेंस बेस्ड इंक्रीजेस, इंसेंटिव्स, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, वो बढ़ता स्पेशल जाएगा, अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस वो बढ़ता जाएगा। सो शायद ओवरऑल 9 to 10% इंक्रीजेस रहेंगे, बट उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बदल जाएगा। आपका क्वेश्चन ऑन कि क्या ड्राइव कर रहा है इसको, स्किल्स ड्राइव कर रहे हैं, स्केर्सिटी ड्राइव कर रहे हैं, या स्ट्रैटेजी ड्राइव कर रही है, मेरे ख्याल से तीनों चीजें ड्राइव कर रही हैं। नंबर वन स्किल्स है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। आई थिंक प्रीमियम ऑन स्किल्स इज देयर एंड विल ऑलवेज बी देयर। हमारी रिपोर्ट बाय सेक्टर दिखा रही है कि 9 से 10.5% इंक्रीज है, बट अगर आप डिटेल में जाएं, आप यूनिक स्किल्स देखें, cyber security as a skill, data scientist as skills, AI skills, average salary increases by skills are much higher, 15, 16, 17, 18%, 20%, 25% भी है। तो स्किल क्लियरली ड्राइव कर रही है। स्केर्सिटी जो हमने बात किया, यस, आई मीन क्योंकि डिमांड सप्लाई गैप है, वो स्केर्सिटी तो है।
इसमें एक तीसरी चीज़ एक और चीज़ होती है ध्रुव, स्ट्रैटेजी। अब सैलरी इंक्रीजेस कंपनी की स्ट्रैटेजी पे भी डिपेंड करती है कि मैंने एक कंपनी सेटअप की है, या मैं एक मल्टीनेशनल इंडिया में आया हूँ, या मैं एक इंडियन डोमेस्टिक कंपनी है। मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि मैं टॉप क्वालिटी टैलेंट लेना चाहता हूँ मार्केट से और रिटेन करना चाहता हूँ। तो मैं जो सैलरी पोजीशनिंग होगी वो मेरी हायर एंड पे होगी। तो मेरी स्ट्रैटेजी है कि करेक्ट। मैं एक तरह के खास स्किल वाले हायर एंड रिटेन करना चाहता हूँ। तो skill skill premium number one, scarcity number two, and strategy number three, but सब important है। ठीक है। एक क्वेश्चन सर, मैं पंचन कर रहा हूँ इसके अंदर। If there is a professional who has not been into these sectors, cyber security, AI, और उसके पास इस तरह के skills नहीं है, let's say this person is like, let's say 38, 40, nearing middle age, but then this person gets to know कि अब जो skills की demand आने वाली है या फिर जो growth मिलने वाली है वो मेरे sector में नहीं है। Yeah. अब वो जो ग्रोथ है वो मिलेगी या तो साइबर सिक्योरिटी में या फिर एआई में, इधर आई हैव टू गो टू सम अदर कंपनी। शुड दे थिंक अबाउट completely changing and altering their career path because you've been into the HR profession for so long? आप एडवाइस क्या देंगे? देखिए, ये बात समझना इम्पोर्टेंट है कि एआई या साइबर सिक्योरिटी ये सेक्टर्स नहीं है। ठीक है। नंबर वन। नंबर टू, एआई या ये कोई भी स्किल्स हैं, ये अब हर रोल में रेलेवेंट है। इनफैक्ट अगर आप मिड करियर प्रोफेशनल्स जिनकी आप बात कर रहे हैं ध्रुव, 35, 40, 45, इनके लिए ये स्किल्स अक्वायर करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी। कोई भी सेक्टर है, मैं एचआर में हूँ, राइट, या मैं कंसल्टिंग में हूँ, कोई कोर मैन्युफैक्चरिंग में, आप किस कोर मैन्युफैक्चरिंग में किसी की बात करिए, आप फाइनेंस में किसी की बात करिए। See, it is not only about saying कि I need to shift sectors to get a higher career trajectory. Even आपके रोल में you need to upskill yourself. ठीक है। And see, let's talk only about AI. मैं हर किसी को बोलता हूँ कि AI is not meant for only coding professionals or AI specialists. Every person for long term career, हर प्रोफेशनल को AI अवेयरनेस जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग कि उसके एरिया में AI कैसे यूज हो रहा है। ध्रुव आपके एरिया में, अगर मैं आप मीडिया एज अ प्रोफेशन देखूं, AI का इम्पैक्ट बहुत सिग्निफिकेंट है हर एरिया में। फ्रॉम हाउ यू क्रिएट कंटेंट, जैसे आप एनालाइज करते हैं कंटेंट, जैसे आप क्रिएटिव्स प्रोड्यूस करते हैं। सो अगर मैं आप मीडिया एक प्रोफेशनल को एडवाइस करूंगा, मैं कहूँगा हाँ, आपके लिए ऑल्टरनेट करियर अपॉर्चुनिटी है, बट उसके अलावा आपके लॉन्ग टर्म करियर सस्टेनेबिलिटी के लिए, ग्रोथ के लिए, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एआई आपको कैसे इम्पैक्ट कर रहा है और आप एआई टूल्स को कितना समझते हैं, अपने रोल्स में उनको कैसे यूज कर रहे हैं, कितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं एफिशिएंसी बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल। ठीक है। सो सवाल वही कि अगर 40 साल का कोई इंसान है जिसने अब तक सुबह काम पे आए और देखा कि प्रोडक्शन हो रही है, लेट्स से फॉर एग्जांपल ही इज वर्किंग इन अ कंपनी व्हिच इज प्रोड्यूसिंग यूटेंसिल्स, करेक्ट। प्रेशर कुकर बना रही है कंपनी बिल्कुल सुबह से लेकर शाम तक। बिल्कुल उसका काम है वहाँ पे आना, एनालाइज करना, रिपोर्ट देखना कि ये सही बना है कि नहीं, क्वालिटी चेक करना, एक पैरामीटर्स वगैरह फॉलो करना। बिल्कुल। लेकिन अब जब एआई इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में, डू यू थिंक दे शुड बी वरीड अबाउट देयर जॉब्स दैट आर होल्डिंग राइट नाउ? आई थिंक दे शुड बी वरीड, राइट। सी, मेरे ख्याल से ईवाई ने मैं एक और ईवाई रिपोर्ट की बात करता हूँ। ईवाई ने अभी एक रिपोर्ट पब्लिश की है, एआईडिया रिपोर्ट, राइट, अवेलेबल है। यस। वो रिपोर्ट में हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हर जॉब को ना जॉब पे नहीं एनालाइज किया। हमने ये नहीं कह रहे हैं कि ये जॉब फ्यूचर में रहेगी, ये चली जाएगी। हम लोगों ने टास्क एनालाइज किए कि हर जॉब में ये, जैसे आप एक प्रोडक्शन में किसी प्रेशर कुकर बनाने फैक्ट्री में कोई प्रोडक्शन में काम कर रहे हैं उसका, तो अगर आप उसका जॉब देखें, इट इज नॉट अबाउट ओवरऑल जॉब, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि वो उसके टास्क क्या क्या हैं। आप बात कर रहे हैं कि वो आता है सुबह, वो डेटा देखता है, वो रिपोर्ट देखता है, उसके बेसिस पे वो डिसीजन लेता है। तो एआई इज हैविंग अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन डेटा। डेटा कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, डेटा कैसे एनालाइज हो रहा है। तो वो, अगर वो 40 साल का है, उसको 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, उसने वही जॉब की है, उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ टू यूज डेटा, हाउ टू सी पैटर्न्स इन डेटा, हाउ टू यूज डेटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग, 20, 25, 30, 40% एफिशिएंसी बढ़ा सकता है उसकी जॉब में। तो मैं वही बात फिर से कह रहा हूं कि AI is not about replacing jobs. AI is about
improving productivity, improving efficiencies, and in turn improving employability for all careers. ठीक सर, आप एचआर प्रोसेसेस देखते हैं, डिसीजन मेकिंग इज अ पार्ट ऑफ योर एवरीडे जॉब, लाइक एवरी मिनट आपको शायद डिसीजन लेना पड़ता है. नाउ 60% ऑफ द सैलरी हाइक्स इज डिपेंडेंट अपॉन द रिपोर्ट जनरेटेड बाय एआई. तो ह्यूमन एचआर इंटरवेंशन आपको इसमें दिखाई देता है कि क्या वो कम होने लग गया है, या फिर अब वो बिल्कुल ही लाइक इट वुड बी एक्सटिंक्ट एक टाइम, मतलब हम बोलेंगे कि एक टाइम होता था एचआर डिसाइड करते थे, ह्यूमन इंटरवेंशन होता था, अब तो वो गए गुजरे ज़माने की बात हो गई. डू यू सी दिस ट्रेंड कमिंग इन? ध्रुव चेंज हो रहा है. कोई एआई का इम्पैक्ट हर सेक्टर हर डोमेन में एचआर में भी है. सैलरी इंक्रीजेस आप जिसकी बात करें उसमें भी है. लेकिन क्या हो रहा है कि रूटीन एस्पेक्ट जो थे ना रोल के, जो मेरे जैसे एचआर प्रोफेशनल्स रूटीन काम करते थे, हम डेटा कलेक्ट करते थे, इंडस्ट्री सेक्टर डेटा हम हफ्तों लगा देते थे कि मेरी कॉम्पिटिटर कंपनीज में क्या हो रहा है, मेरे सेक्टर में कितनी सैलरी इंक्रीज हो रही है, वो डेटा कोलेक्ट करने में हफ्तों लगा देते थे. हम हफ्तों लगा देते थे एनालाइज करने में, डेटा को कंप्यूटर पे एक्सेल शीट्स पे एनालाइज करने में कि फाइनल ट्रेंड कितना है, कितना परसेंटेज मुझे अपनी मैनेजमेंट को रिकमेंड करना चाहिए. वो सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं. और लाइक इन अदर सेक्टर्स एचआर में भी या सैलरी प्रोफेशनल रिवॉर्ड प्रोफेशनल्स के लिए भी जो चेंज नहीं हो रहा है, इट्स स्टिल डिसीजन मेकिंग. सो फाइनली बेस्ड उस डेटा के बेस्ड पे, उस ट्रेंड के बेस्ड पे कितना इंक्रीजेस देनी है, मेरी कंपनी की अफोर्डेबिलिटी कितनी है, मेरी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए किस लेवल पे, दैट इज द प्रोफेशनल ह्यूमन एक्यूमेन दैट वन ब्रिंग्स इन. वो चेंज नहीं हुआ है और मुझे लगता भी नहीं वो शॉर्ट टर्म में चेंज होगा. But do you think the effort has significantly reduced and the company will take notice of it कि अब तो effort है ही नहीं इसमें, and उससे impact आएगा इस पे कि we need somebody to make a decision and it would be me. तो it can also be कि AI मुझे सॉफ्टवेयर दे दो, I will take HR का सारा जितना भी डेटा है, I will ask AI for the reports and based on that I will sign the papers. I don't need this step for HR to intervene in this. Do you see that? Absolutely. I see that very clearly. HR का रोल फंडामेंटली चेंज हो रहा है. HR का रोल ऑफ डेटा क्यूरेटर्स, हम डेटा एनालाइज करके रिपोर्ट बना के मैनेजमेंट को देना और हफ्तों लगा देना, वो टाइम चेंज हो रहा है. HR का भी रोल और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है. क्योंकि टाइम रिलीज हो रहा है ना रूटीन टास्क से, तो मैं वही टाइम मैं अपने बिजनेस हेड के साथ बैठ के उसकी क्या इश्यूज हैं, उसकी क्या प्रायोरिटीज हैं, उसमें स्पेंड कर पा रहा हूँ. तो हमको ये, मैं फिर से वही रिआइट्रेट करूंगा, हमको ये नहीं लग रहा है कि जॉब लॉसेस शॉर्ट टर्म में होंगे. हर टेक्नोलॉजी की वजह से जॉब क्रिएशन भी हुआ है और एआई की वजह से होगा. बट नेचर ऑफ जॉब्स डेफिनेटली चेंज हो रहे हैं और चेंज होते रहेंगे. ठीक है. तो अगर मैं कंक्लूड करूं, द आई वुड वॉर विल बी वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, बट मैं बोलूंगा द वॉर बिटवीन इमोशन वर्सेस एल्गोरिदम, उसमें इमोशन विल ऑलवेज टेक द एडवांटेज. दैट इज व्हाट यू आर सेइंग. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. एंड बहुत लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसी क्या स्किल्स हैं जो सस्टेनेबल हैं आज से 5, 10, 15, 20 साल. आई मीन एआई है, जनरेटिव एआई आ रहा है, कल नई टेक्नोलॉजी आएंगी. इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमन स्किल्स, एम्पैथी, मतलब मैं अपने जूनियर्स के साथ, अपनी टीम के साथ बात कर रहा हूँ, उनको समझ रहा हूँ, उनको गाइड कर रहा हूँ, लीडरशिप, टीमिंग स्किल्स, सम ऑफ द डिसीजन मेकिंग स्किल, सम ऑफ द ह्यूमन स्किल्स ना, वो सस्टेनेबल है. इट इज दिस बैलेंस ऑफ मशीन और ऑटोमेशन और एआई एंड ह्यूमन स्किल्स, दैट बैलेंस इज इवॉल्विंग. वंडरफुल. बिकॉज एक कॉमन ऑफिस में बात करते हैं कि कोई बात नहीं, वो इंसान थोड़ा खड़ूस है तो क्या हुआ, रिपोर्ट्स बहुत अच्छी बनाते हैं. बिल्कुल. तो उसकी खड़ूसियत झेलने की जरूरत नहीं, बिकॉज अच्छी रिपोर्ट्स बनाने वाले हमारे पास है, टूल्स हैं. रियल टाइम पे इक्विटी एनालिसिस देख के तो सर लग रहा है कि जैसे कि सैलरीज भी नेटफ्लिक्स की तरह पर्सनलाइज हो जाएंगी. आपका इस पे क्या ओपिनियन है? ध्रुव, क्योंकि आप टेक्निकल टर्म पूछ रहे हैं ना, रियल टाइम पे इक्विटी, मैं उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ जिससे कि जो यंगस्टर्स सुन रहे हैं वो उनको सी. रियल टाइम पे इक्विटी, और पे इक्विटी का मतलब है इंश्योरिंग कि फॉर द सेम जॉब कंपनी में सैलरी डिफरेंसेस ना हो, अननेसेसरी सैलरी डिफरेंसेस ना हो. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमारे पुराने बायसेस की वजह से कई बार मेन वर्सेस वुमेन डूइंग द सेम जॉब सैलरी डिफरेंसेस आ जाते हैं.
लोकेशन वाइज डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो पे इक्विटी का मेन मतलब, रियल टाइम पे इक्विटी का मतलब होता है कि टू इंश्योर कि इंटरनल इक्विटी रहे, और जेंडर के बेसिस पे, बैकग्राउंड के बेसिस पे वो डिफरेंसेस ना आए या मिनिमाइज हों। यूएस यूरोप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंडिया में धीरे धीरे आ रही है। आपका क्वेश्चन अबाउट सैलरी बिकमिंग और सैलरी स्ट्रक्चर्स बिकमिंग नेटफ्लिक्स लाइक इज एक्चुअली वेरी ट्रू। इनफैक्ट और होना चाहिए। नेटफ्लिक्स क्या करता है, नेटफ्लिक्स या ऐसा कोई भी इंजन, वो यूजर के बेस पे पर्सनलाइज कर देता है रिकमेंडेशंस। आई थिंक सैलरी भी एक ऐसा एरिया है जहां आज नहीं, हम लोग सैलरी प्रोफेशनल्स मेरे जैसे कई साल से काम कर रहे हैं पर्सनलाइजेशन पे। और बहुत सिंपल है ना, आप देखिए कोई यंगस्टर है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है, उसको चाहिए होगा हायर टेक होम सैलरी, कि मेरा जितना ज़्यादा टेक होम स्ट्रक्चर हो वो अच्छा है, तो मेरा वो पर्सनलाइजेशन है। मिडिल एज प्रोफेशनल्स, शादी हो गई, बच्चे हैं, आपको कार चाहिए, आपको स्ट्रक्चर चाहिए होगा, मुझे कार लीज चाहिए, मेरा एचआरए इतना होना चाहिए। सीनियर प्रोफेशनल्स 40 के ऊपर, 50 के ऊपर विल वांट मोर रिटायरल रिलेटेड इनकम, सपोर्ट ऑन मोर मेडिकल, पेरेंट्स की एज ज़्यादा हो गई है, मेडिक्लेम कवरेज ज़्यादा होने चाहिए। सो फैक्ट है कि good salary structures should also hyper personalize like any of these Netflix like engines do. Wonderful. So these terms, I mean, they are no more fancy terms. They are terms which are equally relevant now. Blockchain, smart contracts. Absolutely. These are, I mean, still people feel that these terms are only related to, people who are in MNCs, people who are in large corporates. स्मॉल स्केल कंपनीज आप देखते हैं कि वो भी अडॉप्ट कर रही हैं एक टाइम के बाद। क्या आपको लगता है कि इन द कमिंग 5 years और इन द कमिंग लेट्स से इन द नेक्स्ट 6 months, 1 year, 2 years, छोटी कंपनीज भी इसको अडॉप्ट कर लेंगी? डेफिनेटली ध्रुव, देखिए हर टेक्नोलॉजी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका कॉस्ट पर यूजेज कम होता जाता है। अच्छा। एज इट गेट्स ब्रॉडर, उसका कॉस्ट पर यूजेज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, पहले लार्ज कंपनीज, मल्टीनेशनल्स जो ट्रेन कर सकती हैं लोगों को, अपने प्रोसेसेस में डालने के लिए इन्वेस्ट कर सकती हैं, वो स्टार्ट करती हैं। बट उसके बाद स्मॉलर कंपनीज, एसएमईज ऑल्सो स्टार्ट यूजिंग इट। आई थिंक ब्लॉकचेन, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग एरियाज में भी वही हुआ है। बहुत स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजीज हैं। हम सैलरी की, रिवॉर्ड्स की बात कर रहे हैं। पेरोल एरिया में, आई मीन हर छोटी कंपनी, बड़ी कंपनी पेरोल रन करती है। ब्लॉकचेन का बहुत स्ट्रॉन्ग यूज़ है डेटा सीक्रेसी के लिए, डेटा वैलिडेशन के लिए। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इवन एरियाज वेर यू नीड टू क्रिएट अ ट्रेल, कि मेरे जो डिसीजन मैंने लिए हैं उसका बेसिस क्या था, किसने डिसीजन लिए, कल को किसी को ऑडिट करना है आके कि अगर आपने इतनी सैलरी इंक्रीजेस की हैं उसका क्या रीज़न था, किसने किया था। इट क्रिएट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेल। सो वेरी गुड टेक्नोलॉजी, percolation has not been as fast जितना होना चाहिए, but like all technologies उसका democratization हो रहा है over a period of time. सबसे ज़्यादा आजकल एम्प्लॉयज सर क्या डिमांड कर रहे हैं? मतलब आप तो लोगों की डिमांड सुनते होंगे। एम्प्लॉय कभी ये वाली प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं, कभी वो वाली प्रॉब्लम लेके आ रहे हैं। व्हाट इज दैट एम्प्लॉयज आर डिमांडिंग द मोस्ट? फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम, ये सब नॉन नेगोशिएबल्स सबको लगता है कि हो गए हैं। इसके अलावा और क्या है? ध्रुव, हमारी फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट, ईवाई की फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट में एक सेक्शन है, मैं इनकरेज करूँगा यंगस्टर्स को पढ़ने के लिए, बिकॉज वो देख पाएंगे कि उनके उनके पीयर्स क्या डिमांड कर रहे हैं। 5 एरियाज हैं, अगर मैं 5 टॉप प्रायोरिटीज़ की बात करूँ। रियलिटी है कि सबसे अभी भी नंबर 1 तो सैलरी है, कि मेरी सैलरी एंड कंपेयर टू माई पियर्स, अदर कंपनीज, सबसे बड़ा उसको एक्सटर्नल इक्विटी कहते हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्टिंगली नंबर 2 इज इंटरनल इक्विटी भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। इंटरनल इक्विटी का मतलब है कि अगर मैं कंपनी में काम कर रहा हूं, मुझे कंफर्ट है कि मैं फेयरली, मेरे को आई एम बीइंग पेड फेयरली एज कंपेयर टू माई पियर्स, अदर इन अदर डिपार्टमेंट्स, लोकेशन। तो एक्सटर्नल इक्विटी, इंटरनल इक्विटी अभी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बट आप जो बोल रहे हो बिल्कुल ठीक है, करियर अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, स्पेशली विद द न्यू जनरेशन जेनजी। कंपनियां जो करियर क्लैरिटी देती हैं, ट्रांसपेरेंसी देती हैं कि अगर मैं यहाँ 10 साल रुकता हूँ तो मैं 3 साल बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद मेरा करियर ट्रैक क्या हो सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जितना ट्रांसपेरेंट होगा, जितना क्लियर होगा, उतना
कंफर्ट देगा, रिटेंशन बढ़ाएगा यंगस्टर्स के लिए। आपकी बात फ्लेक्सिबिलिटी की भी बिल्कुल ठीक है। हमने ये देखा था कि कोविड के बाद काफ़ी कंपनियां हाइब्रिड हो गई थी, लेकिन उसके बाद बहुत कंपनियों ने फोर्स्ड बैक टू ऑफिस मैंडेट लगाने शुरू कर करेक्ट। दिए कि आपको ऑफिस आना ही आना है। अब ठीक है, रियलिटी है, कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज बहुत सेक्टर्स में काम हो ही तभी होता है जब आप प्लांट में हो या अपने ऑफिस में हो। बट सर्विसेज सेक्टर्स में, मैं जनरिकली सर्विसेज सेक्टर की बात कर रहा हूँ, कंपनियां जिन्होंने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर की है कि आपके रोल के हिसाब से अगर आप घर से कर सकते हैं या 3 दिन ऑफिस 2 दिन घर से, और यू डिसाइड आपके वर्क आवर्स भी जरूरी नहीं है 9 से 6, अगर आप 10 आते हैं और 7 तक रुकना चाहते हैं, वो जिन्होंने वो फ्लेक्सिबिलिटी दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। एंड लास्ट बट नंबर 5, एक बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग ट्रेंड और भी आ रहा है कि यंगस्टर्स ना अपने पर्सनल वैल्यूज को बहुत प्रायोरिटाइज करते हैं कि ये मेरा पर्सनल वैल्यूज हैं, ये मेरे बिलीव्स हैं, हम्म। मेरी कंपनी और मेरा रोल उसको सपोर्ट करता है या नहीं, ठीक है। और कितना अलाइंड है या नहीं। हम्म। उनका रिटेंशन उस पर बहुत डिपेंड करता है। सर रिटेंशन, यू आर एब्सोल्युटली राइट, रिटेंशन हैज़ इंक्रीज्ड, लेकिन एट्रिशन का रेट कम हुआ है, लेकिन लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट थोड़ा विलुप्त हो गया है। मतलब इट्स नॉट सीन एनीवेयर राइट नाउ। आपको लगता है कि एम्प्लॉयर्स को मतलब रिटेन करना चाहिए, या फिर मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, में छोड़ दिया जाए? ध्रुव, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा विलुप्त हो गया है या चला गया है। मैं यंगस्टर्स की टर्मिनोलॉजी यूज़ करता हूँ, रीइमेजिन हुआ है। ओके, हाँ। तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। लॉयल्टी 10 20 30 ईयर्स बैक जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, लॉयल्टी का मतलब होता था आप एक कंपनी में कितने साल, 10 साल 20 साल गुजारना चाह रहे हैं। लॉयल्टी आप यंगस्टर्स के लिए, लॉयल्टी कंपनी के लिए नहीं है, लॉयल्टी अपने क्राफ्ट के लिए है कि मेरा क्राफ्ट, मेरा अगर मैं फाइनेंस का प्रोफेशनल हूँ, अगर मैं एचआर का प्रोफेशनल हूँ, तो लॉयल्टी इज टू माय प्रोफेशन कि मेरी ग्रोथ कहाँ हो रही है, मेरी लर्निंग कहाँ हो रही है। इंटरेस्टिंगली मैंने आजकल बहुत ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लॉयल्टी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली नॉट टू द कंपनी एज मच बट टू योर मेंटर्स, जो आपने, आपके बॉसेज हैं जिन्होंने आपको ग्रोथ में हेल्प की है। लॉयल्टी टू योर टीम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शिफ्ट हुआ है, चला नहीं गया है बट लॉयल्टी का मतलब बदल गया है। यंगस्टर्स देखते हैं कि मुझे एम्प्लॉयबिलिटी कहाँ मिल रही है। इट इज नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट, इट इज नॉट अबाउट एम्प्लॉयमेंट कि आप मुझे एम्प्लॉयमेंट दे रहे हो, इट इज अबाउट एम्प्लॉयबिलिटी कि आप मुझे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हो, स्किल्स दे रहे हो, जिससे मेरी बाहर की मार्केट में एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ती जा रही है। सो इट इज एम्प्लॉयबिलिटी विच इज इंपॉर्टेंट। आप मुझे करियर कितने दे रहे हो, आप मुझे, हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर रहे थे, हाउ हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी आर यू गिविंग मी। सो इट्स अ न्यू वर्ल्ड ऑफ लॉयल्टी, very different from the traditional definition that existed. सर लॉन्ग टर्म इंसेंटिव्स की अगर बात करें तो ईसॉप्स, आरएसयूज, ये सिर्फ टॉप टियर जो होते हैं वर्कफोर्स उसको मिलता है, सभी के लिए क्यों नहीं है? व्हाई इज दिस नॉट अवेलेबल फॉर एवरी वर्कफोर्स एट एवरी टियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन? ध्रुव, पहले ईसॉप या आरएसयू थोड़ा कई बार यंगस्टर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। सो बेसिकली ये सारे, ईसॉप हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, आरएसयू रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट, ये सारे अलग अलग तरीके हैं कंपनी को अपनी इक्विटी शेयर करने के लिए एम्प्लॉय से, राइट? कि मैं अपनी इक्विटी, अपने शेयर्स, बेस्ड ऑन वेदर यू लिस्टेड और अनलिस्टेड, मैं आपके साथ एज एन एम्प्लॉय शेयर करूंगा। तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि आप भी पार्ट ओनर है। ओके, यू माइट ओन 0.1%, 0.01%, बट इतनी छोटी सी इक्विटी भी, ईसॉप हो गया, आरएसयू, यू आर ऑलमोस्ट लाइक अ पार्ट ओनर। दैट्स द कॉन्सेप्ट। अब ये फैक्ट है कि एम्प्लॉय ईसॉप या आरएसयू, इसका ज़्यादा प्रेवलेंस तो सीनियर मैनेजमेंट लेवल पे ही है, मतलब ज़्यादा उसी लेवल पे देखा जाता है। इनफैक्ट अगर आप हमारी फ्यूचर ऑफ पे रिपोर्ट देखें, सीनियर मैनेजमेंट सीईओ लेवल पे अब फिक्स सैलरी 25 से 30% ही है, रह गया है। 70% इज लिंक टू इधर शॉर्ट टर्म इंसेंटिव या ईसॉप इक्विटी। इतना ज़्यादा प्रेवलेंस हो गया है। अब क्या हो रहा है कि ये सारे ना लॉन्ग टर्म इंसेंटिव का पार्ट है, और लॉन्ग मीन्स दैट दे आर अबाउट मनी और वेल्थ इन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, 3 to 5 years.
तो क्या होता है कि जूनियर एंड मिडिल मैनेजमेंट वेयर आपकी सैलरी लेवल्स ऐसे हैं कि आपकी ईयर ऑन ईयर अर्निंग इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली उस लेवल पे कंपनी भी फिक्स सैलरी की जगह ईसॉप देने में 2 बार सोचती हैं, करेक्ट, क्योंकि आपका टेक होम इम्पैक्ट होता है। एब्सोल्युटली। दूसरा, ईसॉप और ये इनका ना लिंक लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से होता है कि इट एक साल के परफॉर्मेंस या आपके 6 महीने के परफॉर्मेंस, जो जूनियर और मिडिल लेवल पे सेल्स इंसेंटिव मिलते हैं या इंसेंटिव मिलते हैं, सीनियर लेवल्स पे, क्योंकि सीनियर लेवल रोल में आपको लिंकेज अपने रोल का और कंपनी के लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की, मेरे वजह से 2 4 5 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस क्या इम्पैक्ट हुआ, वो लिंकेज और कॉरिलेशन ईजी होता है। मिडिल और जूनियर लेवल्स पे थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए प्रेवलेंस कम है। क्योंकि वो हो सकता है जल्दी चले भी जाएं, हो सकता है वो जल्दी चले जल्दी जाएं। चले भी जाएं, एंड कंपनी नॉट एक्सपेक्टिंग देम टू स्टे फॉर दैट लॉन्ग, बट दे That's आर correct. एक्सपेक्टिंग, तभी वो वैल्यू मिल भी पाएगी ईसॉप्स की। दैट्स करेक्ट। Right. वो तभी मिलती है जब आप एटलीस्ट 3 से 5 साल Absolutely. आप एक कंपनी में तो रुकते हैं। आरएसयूज में रिस्ट्रिक्टेड, क्या बताया आपने सर? रिस्ट्रिक्टेड स्टॉक यूनिट्स, तो उसमें कुछ लॉक इन पीरियड होता है? टिपिकली लॉक इन पीरियड होता है। रिस्ट्रिक्टेड, आई मीन ज़्यादातर स्टॉक ऑप्शन प्लान में, जेनरिक वर्ड की बात कर रहा हूँ, 3 से 5 साल का लॉक इन पीरियड होता है, क्योंकि कंपनी आपको पार्ट ओनर बना रही है, तो वो एक्सपेक्ट की भी करती है ना ओनरशिप बिहेवियर्स की, आप बैठ के 3 4 5 साल एटलीस्ट यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म। यू आर इन्वेस्टेड फॉर अ लॉन्ग टर्म, कंपनी को उतने साल दें आप, तो हाँ, लॉक इन टिपिकली होता है 3 से 5 साल। सर एलटीआईपीज की हमने एक मेंशन देखा आपकी रिपोर्ट में, ये क्या है और इसका वर्किंग मिड लेवल प्रोफेशनल्स के लिए, आई मीन इज इट समथिंग लाइक अ गोल्ड माइन? आगे जाके इसका कुछ ज़्यादा ही बेनिफिट मिलने वाला, वेल्थ क्रिएशन हो सकती है इससे काफ़ी अच्छी। सो LTIP बेसिकली लॉन्ग टर्म इंसेंटिव प्लान है, जो ज़्यादातर इंसेंटिव्स जो होते हैं मिडिल और जूनियर लेवल पे, वो क्वार्टरली, 6 मंथली, correct, एनुअल होते हैं, absolutely. राइट। LTIP मीन्स लॉन्ग टर्म, मतलब लिंक टू 1 2 3 years मल्टी ईयर परफॉर्मेंस। तो स्टॉक ऑप्शंस, ESOPs, ये सारे टिपिकल एग्जांपल, कैश बेस्ड भी होते हैं, लॉन्ग टर्म इंसेंटिव होते हैं। इनका, आई मीन लार्ज तो यूजेज, इनका ज़्यादा यूज सीनियर लेवल्स पे ही होता है, बट सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल सर्विसेज, सेक्टर्स लाइक ई-कॉमर्स, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में अब मिडिल लेवल पे भी यूजेज होने लगा है, क्योंकि कंपनियां उस लेवल पे भी उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि मैं वो स्किल्स रिटेन करें। मिड मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स को दिखाएं कि अगर आप 3 से 5 7 8 10 साल मेरे साथ स्पेंड करते हैं, यू कैन क्रिएट वेल्थ Correct. विद मी। तो प्रेवलेंस कम है, बट एज आई सेड, ई-कॉमर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में बढ़ता जा रहा है। सर अगर मैंने इस रिपोर्ट को घोट के पी लिया, मतलब लाइक मेरे को सब पता है इस रिपोर्ट के बारे में, लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक 25 साल का लड़का, मैं करियर स्टार्ट कर चुका हूँ, पढ़ाई थोड़ी बहुत कंप्लीट कर चुका हूँ, मेरे पास आगे पढ़ने का भी ऑप्शन है, मेरे पास आगे जॉब करने का भी ऑप्शन है, मेरे पास आगे GCCs में जाने का ऑप्शन है। आपको क्या लगता है मैं पहली चीज़ क्या करूँगा ये रिपोर्ट पढ़ने के बाद, कि अब मुझे ये वाली चीज़ें समझ में आ गई कि मुझे अपनी फ्यूचर सिक्योर करने के लिए क्या करना है, फाइनेंस कैसे हैंडल करने हैं, हाउ टू आई मेक माई सेल्फ फ्यूचर प्रूफ, मेरे को ये मार्केट के हिट्स और लोज से मुझे ज़्यादा फर्क ना पड़े। तो आपको व्हाट व्हाट विल द फर्स्ट स्टेप जो मैं करूँगा? मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टेप होएगा टू सी कि इस रिपोर्ट में ट्रेंड्स क्या हैं फॉर सिक्योरिंग फ्यूचर करियर्स, अच्छा। और बहुत क्लियर इसमें सजेशंस हैं, ट्रेंड्स हैं। अपस्किलिंग और उसकी क्रिटिकलिटी क्या है। अपस्किलिंग आपके अपने डोमेन में, अगर आपको आगे बढ़ना है, आप फाइनेंस में, लॉजिस्टिक्स में, ऑपरेशंस में आपको आगे बढ़ना है, तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और आपको करियर ट्रेजेक्टरी चेंज करनी है तो क्या अपॉर्चुनिटी है। नंबर 3 इज कि अगर आप ग्रोथ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ देख रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको ये भी आइडिया मिलेगा कि आपके सेक्टर में लॉन्ग टर्म ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या क्या सेक्टर हैं, न्यू एज अपकमिंग सेक्टर्स लाइक GCC। हम लोगों ने इस रिपोर्ट में काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि GCCs के क्या ट्रेंड्स हैं, किस टाइप के रोल्स हैं, किस टाइप की इंक्रीजेज हो रही हैं। सो फॉर अ बोथ यंगस्टर जो पहली जॉब देख रहे हैं और देख रहे हैं क्या अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में, एंड ऑल्सो यंग प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी 2 4 5 साल एक सेक्टर में, एक टाइप के रोल में निकाल चुके हैं, अब आगे अपना ग्रोथ पाथ देख रहे हैं, उनके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आई थिंक उसमें काफ़ी टेक अवेज हैं। बाय द वे ध्रुव, ये रिपोर्ट
एचआर और रिवॉर्ड्स प्रोफेशनल्स के लिए भी काफ़ी टेक अवेज हैं जो एचआर में सैलरी कॉम्पनसेशन एरिया में काम करते हैं, कि बहुत क्लियर ट्रेंड्स कि और कंपनीज में क्या हो रहा है, सैलरी स्ट्रक्चर्स कैसे चेंज हो रहे हैं, जेन वाई, जेन एक्स, मिलेनियल्स वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड हेंस एचआर या सैलरी प्रोफेशनल्स उनको क्या चेंजेस करने चाहिए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ their customers, so to say. I think all these areas are well covered in the report. सर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे कम ग्रोथ कौन से सेक्टर में आएगी? आप सैलरी ग्रोथ की बात करें, ध्रुव, some of the traditional sectors, जो traditional sectors हैं, रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन, उसमें रिलेटिवली कम है, 9 से 9.5% के बीच में है एवरेज ग्रोथ. लेकिन आप देखिए, बिकॉज द इकोनॉमी इज डूइंग वेल, रेंज 9 से 10.5 है. सो द लोएस्ट ग्रोथ सेक्टर्स आर मोर एट अराउंड 9% average, and the fastest growing sectors are around 10.5%. That's the range. और सबसे ज्यादा किस में आएगी? Financial services, e-commerce and GCCs में. और अगर मैं आपसे सर एक सवाल पूछूं कि हमारी बहुत यंग ऑडियंस है, बहुत लोग हैं जो कि अभी 18 के हैं, कॉलेज में हैं, जो देख रहे हैं और उनको लगता है यार जीसीसी ही सही जगह लग रही है जाने के लिए. Right. पहुंचा कैसे जाए वहाँ पे? देखिए, करियर पाथ थोड़ा सा बता दीजिए, क्या करें, क्या पढ़ाई करें, कैसे पहुंचे? हाँ, सी GCCs का यूनिक एस्पेक्ट है कि ऑलमोस्ट हर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन के लोग GCCs में एंटर कर सकते हैं. तो आपको ना कोई स्पेसिफिक एजुकेशन की जरूरत नहीं है. देयर इज नथिंग कॉल्ड ग्रेजुएट डिग्री इन GCCs. और आप टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स हैं, आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, GCCs में बहुत जॉब्स हैं अब टेक्नोलॉजी, बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंडिया has become the back office, टेक्नोलॉजी बैक ऑफिस ऑफ द वर्ल्ड. आप फाइनेंस में हैं, GCCs में बहुत जॉब्स हैं. आप साइबर सिक्योरिटी, आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हैं, GCCs में बहुत जॉब्स हैं. इवन अगर आप लॉजिस्टिक्स में हैं, प्रोक्योरमेंट में हैं, GCCs में बहुत जॉब्स हैं. ध्रुव, वो सबसे यूनिक चीज़ है GCCs का. Almost all specialization domains have an opportunity in GCCs. बट MBA एक डिग्री एज अ डिग्री आपको लगता है कि ये रेलेवेंट बनाएगी आपको, या फिर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयबल GCCs में आपको MBA की डिग्री ही बना सकती है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. आपकी जो कोर ग्रेजुएट डिग्री है, आपकी इंजीनियरिंग डिग्री है, आपकी बैचलर ऑफ कंप्यूटर्स है, आपकी कोर फाइनेंस डिग्रीज हैं, those are the best entry criteria or best entry part into a GCC. MBA, of course, is a top up. There's no doubt about it. But it has opportunities. GCCs have opportunities for specialization across almost all graduate streams. Like there are people in finance who had to learn tech when they entered GCCs because it required finance meeting technology. So do you recommend people who are from a financial background, they get into something of tech, they also keep their Python language coding skills also alive while they're studying finance? See, वो T-shaped skills का I'm sure आपको पता होगा. T-shaped स्किल का ज़माना है ना, कि एक आपका जैसे टी में होता है, एक कोर डोमेन एरिया होगा. आपका फाइनेंस हो गया, आपका HR हो गया, आपका टेक्नोलॉजी हो गया. And then the T means that you have understanding of multiple other areas. That is no doubt about it very important. So a finance specialist with some understanding of coding, HR specialist with some understanding of AI, etc. And many such examples. I think उसी का ज़माना है और उसी का ज़माना बढ़ रहा है. Wonderful. Sir, thank you so much for imparting us with so much information. मेरा एक सवाल और है आपसे कि अगर आपको एक और फ्यूचर ऑफ पे का मतलब एक और आपको फ्यूचर पे डिजाइन करना हो रिपोर्ट, तो 3 कोर पिलर्स क्या होंगे उसके? So ध्रुव, ये फ्यूचर ऑफ पे स्ट्रक्चर्स तो रिवॉर्ड्स और HR स्पेशलिस्ट के इंटरेस्ट का है. मैं उनके हिसाब से आंसर करता हूँ. 3 पिलर जो होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस, कि मेरा पे स्ट्रक्चर कंपेयर्ड टू my peers, similar company, मेरा competition in the industry. External competitiveness, number 1. Number 2 is internal competitiveness, कि मेरा internal competitiveness philosophy क्या है, कि एक department versus other department, differences between levels, उसकी मेरी philosophy क्या है. And number 3 is मेरी
पे फॉर परफॉर्मेंस फिलॉसफी क्या है कि मेरे पे स्ट्रक्चर में मैं कितना लोगों को, मैं अपने एम्प्लॉयज़ को फिक्स देना चाहता हूँ और कितना उनके परफॉर्मेंस से लिंक करना चाहता हूँ। वो आज इंडस्ट्री में वेरिएबल पे एवरेज 15% है, बट मैं उसको 7-8% रखना चाहता हूँ और फिक्स ज़्यादा देना चाहता हूँ। यहाँ मैं बहुत ही परफॉर्मेंस बेस्ड कल्चर बनाना चाहता हूँ, उसको 30% रखना चाहता हूँ और फिक्स्ड 70 रखना चाहता हूँ। So pay for performance is the third pillar. So external competitiveness, internal equity and pay for performance, तीन पिलर ही होते हैं। Thank you so much, Anurag ji, for joining us, and we wish you all the best for every project that you're doing. I mean, and we wish that अगली बार जब भी आप रिपोर्ट पब्लिश करें, हम आपको दोबारा यहाँ बुलाएं, आपके साथ बैठें, we talk more about कि एम्प्लॉयज़ पे स्किल बेस से ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है या फिर इंसेंटिव बेस पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एंड वी डिस्कस मोर whenever you come next time. So grateful, ध्रुव। मैंने बहुत इंजॉय किया आपके साथ इस बारे में बात Thank you. करने के लिए, एंड थैंक यू टू रेड एफएम फॉर इनवाइटिंग मी हियर, एंड आई होप जो मैंने शेयर किया वो यंगस्टर्स के लिए, आपके लिसनर्स के लिए इज़ यूजफुल। थैंक यू Thank, वेरी मच, thank you so much. ग्रेटफुल। Thank you so much.